नमस्कार। भारत का संविधान, जानते हैं, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। ये असल में हमारे देश को चलाने का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक गाइड बुक। तो आज हम इसी मैनुअल के सबसे पहले और सबसे जरूरी पन्नों को पलटने वाले हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 35 तक। यही वो आर्टिकल हैं जो हमारे देश की नींव रखते हैं। जरा सोचिए, इतने बड़े और विविध देश को चलाने के लिए नियम क्या होने चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल था हमारे संविधान बनाने वालों के सामने। उन्हें एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जो सिर्फ नियम कानून न बनाए, बल्कि हर नागरिक को अधिकार दे और इस देश को एक पहचान दे। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम समझेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि भारत का नक्शा कैसे बना, यहाँ का नागरिक कौन कहलाता है, और फिर बात करेंगे उन बड़े बड़े वादों की जो संविधान हर भारतीय से करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान को देश का ब्लूप्रिंट कहना बिल्कुल सही है। यही वो कागज है जो बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, और सबसे जरूरी, एक आम नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या क्या हैं। अच्छा, जब कोई देश बनता है तो सबसे पहली चीज क्या तय होती है? उसकी जमीन, उसकी सीमाएं। तो पहला सवाल यही था, भौगोलिक रूप से ये भारत है क्या? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में। आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन कहती है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इस एक शब्द में बहुत गहरा मतलब छिपा है। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और सबसे मजेदार बात यह है कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द चुना। क्यों? क्योंकि फेडरेशन एक तरह का समझौता होता है जिसमें शामिल राज्य चाहें तो अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन का मतलब है एक अटूट बंधन। भारत के किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात पक्की करती है कि देश हमेशा एक रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर का नक्शा पत्थर की लकीर है। देश तो अटूट है, पर संसद के पास ये शक्ति है कि वो कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है या उसका नाम भी बदल सकती है, जैसा हमने कुछ साल पहले तेलंगाना के बनने के समय देखा था। तो ठीक है, जमीन तय हो गई। अब बारी आती है उस पर रहने वाले लोगों की। कोई भी देश तो अपने नागरिकों से ही बनता है ना? तो अगला बड़ा सवाल था कि आखिर भारतीय हैं कौन? आर्टिकल 5 से 11 इसी नागरिकता यानी सिटीजनशिप को परिभाषित करते हैं। इसके लिए संविधान ने एक कट ऑफ डेट तय की, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। उस दिन जो लोग भारत में रह रहे थे या जिनका जन्म यहां हुआ था, उन्हें भारत का नागरिक माना गया। और हां, बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए लोगों के लिए भी इसमें खास नियम बनाए गए थे। नागरिकता को लेकर एक बहुत ही सीधा और साफ नियम भी है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी वक्त खत्म हो जाएगी। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। और अब हम आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे इसका दिल कहा जाता है। वो हिस्सा जो हम सब की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये वो वादे हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमें सरकार की मनमानी से बचाता है। इन अधिकारों में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आर्टिकल 13 से लगता है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, भले ही उसे संसद ने ही क्यों ना पास किया हो, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है तो वो कानून रद्द माना जाएगा। सीधी सी बात है, संविधान ही सुप्रीम है। तो चलिए अब इन वादों को जरा और करीब से देखते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं दो सबसे मजबूत पिलर, समानता का अधिकार और आजादी का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब बराबर हैं। इसका मतलब है कि कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। इसने छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को खत्म किया और राजा महाराजा जैसे टाइटल्स का भी अंत कर दिया। इसके ठीक बाद आता है आर्टिकल 19, जो हमें 6 तरह की आजादियां देता है। बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, शांति से मीटिंग करने की आजादी,
एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने और बसने की आज़ादी और अपनी मर्जी का कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। हाँ, इन पर देश की सुरक्षा के लिए कुछ वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। और अब आता है वो आर्टिकल जिसे कई लोग संविधान का सबसे जरूरी आर्टिकल मानते हैं, आर्टिकल 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये लिखा तो बहुत सरल शब्दों में है, पर इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। समय के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक अधिकार का दायरा इतना बड़ा कर दिया है कि यकीन करना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन और एक साफ सुथरे माहौल में रहने का अधिकार भी शामिल माना गया है। जीवन और आज़ादी के वादे के साथ साथ संविधान ये भी पक्का करता है कि किसी का शोषण ना हो और हर इंसान को अपने धर्म और अपनी आस्था को मानने को पूरी आज़ादी हो। ये अधिकार समाज के कमजोर तबकों को एक सुरक्षा देते हैं, जैसे ये इंसानों की खरीद फरोख्त या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाते हैं। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने को गैर कानूनी बनाते हैं। साथ ही ये हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी देते हैं और अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति बचाने के लिए स्कूल कॉलेज खोलने का भी अधिकार देते हैं। अच्छा, हमने इतने सारे अधिकारों की बात कर ली, पर एक सवाल है, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? इसके लिए संविधान ने एक अंतिम सुरक्षा कवच भी बनाया है, एक ऐसा अधिकार जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का सबसे जरूरी हिस्सा कहा था। यह है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे संविधान का दिल और आत्मा पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इस आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और इंसाफ मांग सकता है। तो कुल मिलाकर संविधान के ये पहले 35 आर्टिकल ही हैं जो भारत की पूरी नींव तैयार करते हैं। ये बताते हैं कि इस देश का नाम क्या है और ये एक अटूट संघ है। ये बताते हैं कि यहाँ का नागरिक कौन है और ये उस नागरिक को वो मौलिक अधिकार देते हैं जो कोई नहीं छीन सकता। यही हमारे लोकतंत्र का असली आधार है। ये नींव 70 साल से भी ज्यादा पहले रखी गई थी। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बुनियादी सिद्धांतों का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस संविधान को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ने नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए प्रेरित करता है।